नमस्कार साथियों, फ्यूचर व्हील ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हम सेट फॉर एसएससी जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज पढ़ रहे थे। आज शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, जो आपके सुनहरे भविष्य के लिए बेहतरीन होने वाली है, जो आपको समझाएगी कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम का ट्रेंड कैसा होगा। इसके लिए आज हम शुरू कर रहे हैं सेट 5। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं एक पीवाईक्यूज के साथ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, नियोलिथिक कल्चर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नियोलिथिक कल्चर की बात कर रहा है। और ये पूछ रहा है कि कौन सा सांस्कृतिक स्थल नियोलिथिक कल्चर से संबंधित नहीं है। क्या नियोलिथिक कल्चर से संबंधित कौन सा सांस्कृतिक स्थल नहीं है? ठीक है, कई बार अपन जो है क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, लास्ट में नहीं है इन, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो और मार्क कर लो की पॉइंट। क्या पूछ रहा है? नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल नहीं है। हम शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कोल्डी हवा, बी है मेहरगढ़, सी है बुर्ज होम और डी जो है वो है कुंतासी। कोल्डी हवा की जब अपन बात करते हैं तो कोल्डी हवा जो है वो कहां पर है? वो उत्तर प्रदेश में है। कोल्डी हवा जो नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल था वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ साक्ष्य मिले थे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ किसके साक्ष्य मिले थे? यहाँ किसके साक्ष्य मिले थे? ठीक है, राइस के कल्टीवेशन के, यानी कि चावल की कृषि के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, राइस की कल्टीवेशन के यहाँ पर अपन को साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे आपको याद रहना चाहिए कोल्डी हवा कहाँ का है। पहला फर्स्ट पॉइंट आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कोल्डी हवा जो है वह कौन सा स्थल है? नवपाषाणकालीन स्थल है। कौन सा है? नवपाषाणकालीन स्थल है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ से है? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले? राइस के कल्टीवेशन यानी कि चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिले। उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे, यहाँ पर है मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ की जब अपन बात कर रहे होते हैं तो मेहरगढ़ जो है, ठीक है, ये वर्तमान पाकिस्तान, यानी कि ये कहां पर है? अभी पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहां है मेरे प्यारे बच्चे? पाकिस्तान में है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर जो है 7000 ईस्वी पूर्व के, क्या यहाँ 7000 ईस्वी पूर्व में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे? ठीक है, सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले थे। कहां पर मिले थे? कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले थे? मेहरगढ़ पाकिस्तान। मेहरगढ़ पाकिस्तान। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट ऑप्शन सी है बुर्ज होम। और मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि बुर्ज होम जो है ये भी जो है कौन सा स्थल था? नवपाषाणकालीन स्थल है। कौन सा स्थल है? नवपाषाणकालीन स्थल है। बुर्ज होम जो है वो कहां पर है? कश्मीर में। कहां पर है मेरे प्यारे बच्चे? कश्मीर में है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जो है भूमिगत आवास, यानी कि सर्वप्रथम यहाँ पर जो है भूमिगत, ठीक है, भूमिगत आवास के यहाँ पर जो है साक्ष्य मिले थे। इसके अलावा कुत्ता, ठीक है, पालतू कुत्ते, यानी कि कुत्ते को सबसे पहले पालतू कहाँ बनाया गया? पालतू कुत्ते के साक्ष्य, ठीक है, यानी कि डॉग के, ठीक है, डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ पर मिले थे? ठीक है, कहां पर मिले थे? बुर्ज होम में। नेक्स्ट है ऑप्शन डी कुंतासी। ऑप्शन डी है कुंतासी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अपन बात कर लेते हैं कुंतासी के लिए। कुंतासी जो है, ठीक है, जब अपन कुंतासी की बात करते हैं तो कुंतासी जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, यानी कि ये सैंधव कालीन, क्या सैंधव कालीन सभ्यता का एक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, कौन सी सभ्यता का है? सिंधु घाटी सभ्यता का है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कुंतासी जो है, ठीक है, कुंतासी सैंधव कालीन जो जगह है, स्थान है, वो कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। और ये एक बंदरगाह था। ये सैंधव कालीन क्या था? बंदरगाह था। मेरे प्यारे बच्चे ये कुछ बातें याद रखना, बंदरगाह है। ये क्या था? बंदरगाह था। ठीक है, कुंतासी के लिए क्या याद रखोगे? सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। इसके अलावा क्या याद रखोगे? कहाँ पर है? गुजरात में है। और एक पॉइंट क्या याद रखोगे? ये प्राचीन बंदरगाह का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक
लोथल, जहां से डॉकयार्ड प्राप्त हुआ था अर्थात गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ था, वो कौन सा था? लोथल, गुजरात। कौन सा था? लोथल, गुजरात है। तो क्वेश्चन क्या था? नवपाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कुंतासी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कुंतासी। आगे ध्यान देना, वह कौन सी प्राचीन भारतीय सभ्यता थी? कौन सी प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन, किसकी बात की जा रही है? व्यवस्थित नगर नियोजन की बात की जा रही है, ठीक है, सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग की बात की जा रही है, और भूमिगत जल निकास की बात की जा रही है, यानी कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम की बात की जा रही है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम की बात की जा रही है। तो इसमें ऑप्शन एक है पूर्वकालीन, इसमें ऑप्शन ए है पूर्वकालीन नूबियन सभ्यता, बी है सिंधु घाटी सभ्यता, सी है उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता, और नेक्स्ट है इजियन सभ्यता। नेक्स्ट क्या है? इजियन सभ्यता। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे अपन बात कर लेते हैं नूबियन सभ्यता की। किसकी बात कर लेते हैं? नूबियन सभ्यता की बात कर लेते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं नूबियन सभ्यता की, तो नूबियन सभ्यता जो ये कहां पर है? ठीक है, आपने नाम सुन रखा होगा नील नदी। क्या? जब नील नदी की बात करते हैं, ठीक है, नील नदी की बात करते हैं, ठीक है, नील नदी कहां पर है? तो नील नदी है अफ्रीका में। कहां पर है? जब अफ्रीका की बात करते हैं तो यहां पर नील नदी है, ठीक है, मिस्र से होते हुए प्रवाहित होती है, ठीक है, नील नदी। और नील नदी कहां पर है? अफ्रीका में है। तो नील नदी के दक्षिण में क्या? नील नदी के दक्षिण में जब बात करते हैं तो नील नदी के दक्षिण में एक वर्तमान समय में जो सूडान है, वर्तमान समय में क्या है? सूडान है। तो यहाँ पर कौन सी संस्कृति थी? यहाँ पर एक संस्कृति पनपी थी, उस संस्कृति का नाम था नूबियन सभ्यता, नूबियन सिविलाइजेशन। क्या थी बेटा? नूबियन सिविलाइजेशन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे होते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का दो स्थान हमारे को एक प्राप्त हुए थे जहां पर नगरीकरण के संकेत मिलते हैं। एक तो था कौन सा? हड़प्पा, और एक था मोहनजोदड़ो। एक कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, और दूसरा कौन सा था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था, ठीक है। दोनों ही जो है यहाँ पर नगरीकरण के संकेत मिलते हैं। किसके संकेत मिलते हैं? नगरीकरण के संकेत मिलते हैं, ठीक है। और सीधी सीधी बात है, जहां पर नगरीकरण होगा वहां पर व्यवस्थित नगर नियोजन होगा। क्या होगा? व्यवस्थित नगर नियोजन होगा ही होगा, और भूमिगत जल निकास की प्रणाली भी वहां पर होगी। तो इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक कालीन संस्कर सभ्यता की। किसकी बात करते हैं? उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक कालीन, क्या, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जब बात करते हैं तो ये कब की थी? ये 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक की बात करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है इजियन सभ्यता। किसकी बात की जा रही है? इजियन सभ्यता। जब हम वर्तमान तुर्की की बात करते हैं, वर्तमान टर्की की बात करते हैं, जब अपन ग्रीस की बात करते हैं, मेरे प्यारे बच्चे किसकी बात करते हैं? ग्रीस की बात करते हैं। तो ये कौन सी, ठीक है, ये कौन सी सभ्यता में आता है? ये इजियन सभ्यता में अपन बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ठीक है, वो क्या था? आर्यों की मुख्य, ठीक है, आर्यों की मुख्य यानी कि प्रमुख सामाजिक इकाई, ठीक है, आर्यों की सामाजिक इकाई की बात की जा रही है। ध्यान देना, आर्यों का जो एक परिवार होता था, ठीक है, क्या होता था? आर्यों का परिवार होता था, जिसे हम सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? कुल के नाम से जानते हैं। और इस कुल का जो मुखिया होता था, ठीक है, इस कुल का, ठीक है, मुखिया होता था, उस मुखिया को अपन क्या कहते थे? इस मुखिया को कहते कहते हैं, ठीक है, इस मुखिया को कहा जाता था कुलप। क्या कहा जाता था? कुलप। यानी कि वैदिक काल में, ठीक है, वैदिक काल में परिवार या कुल का मुखिया जो होता था उसे क्या कहा जाता था? कुलप, ठीक है। और जब काफी सारे परिवार या कुल मिल जाते थे, काफी सारे परिवार या कुल मिल जाते थे, तो ये क्या बन जाता था? ये एक समुदाय बन जाता था। क्या बन जाता था? समुदाय बन जाता था, जिसको क्या कहा जाता था? जन। क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। यानी कि जब कुछ कुल मिल जाते थे, कुछ परिवार मिल जाते थे, ठीक है, तो परिवार मिल जाते तो वो क्या बन जाता था? जन बन जाता था। क्या बन जाता था? जन बन जाता था, ठीक है। जब कुछ जन मिल जाते थे, क्या मिल जाते थे? जन। यानी कि जन, क्या, जन प्लस जन मिलकर, ठीक है, जन प्लस जन मिलकर जो है, ठीक, कहीं ना कहीं एक बड़ा समुदाय बनता था। क्या बनता था? एक बड़ा समुदाय बनता था, ठीक है। और इस बड़े समुदाय को अपन क्या कहते थे? गण, वंश, ठीक है। बड़े समुदाय को क्या कहा गया?
वैदिक काल में इस बड़े समुदाय को क्या नाम दिया गया? गण नाम दिया गया। मेरे प्यारे बच्चे, क्या नाम दिया गया इसको? गण नाम दिया गया। तो अभी तक अपन ने बात किया कि परिवार जो है या कुल जो है, इसका मुखिया जो है वो कौन होता था? कुलप। इसका मुखिया क्या कहलाता था? कुलप कहलाता था। और जो कुल होता था, ये जब कुल एक समूह में हो जाता तो इसको क्या कहते थे? जन कहते थे। जब खूब जनों का जो समूह होता था उसको अपन क्या कहते थे? गण कहते थे। क्या कहते थे? गण कहते थे। ठीक है, अब ये जो गण होता था, ठीक है, गण होता था, इसका जो मुखिया होता था, गणों का क्या होता था? मुखिया जो होता था, इस मुखिया को हम कहते थे राजा। क्या कहते थे? राजा कहते थे, सॉरी, राजन। क्या कहा जाता था वैदिक काल में? इसको राजन कहा जाता था, राजन। ठीक है, यानी कि गण के मुखिया को क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। और ये राजन जो है ये क्या होता था? वंशानुगत। ठीक है, मतलब राजा का जो निर्वाचन है वो कैसे होता था? यानी कि इसका जब चुनाव की अपन बात करते तो चुनाव नहीं होता था, ये क्या होता था? ये वंशानुगत होता था। ठीक है, वंशानुगत रूप से चुना जाता था। कैसे चुना जाता था? वंशानुगत रूप से चुना जाता था। राजन कैसे चुना जाता था? वंशानुगत रूप से चुना जाता था। परंतु ये याद रखना, ठीक है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होता था? ठीक है, परंतु ये भी क्या होता था? ठीक है, उत्तरदायी होता था। क्या होता था? उत्तरदायी होता था। किसके प्रति? परिषद के प्रति। किसके प्रति होता था? परिषद और सभा के प्रति। परिषद और सभा के प्रति। चाहे हम परिषद की बात करें चाहे सभा की बात करें, दोनों ही जो है वो कौन सी इकाई थी? ये लोकतांत्रिक इकाइयां थी। क्या थी ये? लोकतांत्रिक इकाइयां थी। परिषद जो होती थी, क्या, जब हम परिषद की बात कर रहे होते थे तो परिषद में सामान्यतः कौन होते थे? योद्धा। कौन होते थे? योद्धा। ठीक है, कुछ युवा होते थे, कुछ वरिष्ठ सदस्य होता था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बोल रहा है कि प्रमुख सामाजिक इकाई थी। तो परिषद तो एक राजनीतिक संगठन है, इसका मतलब इसको काट दो। राजा जो है ये भी किसका पार्ट है? राजनीति का। किसका पार्ट है ये? राजनीति का पार्ट है। और गण, गण हो नहीं सकता, गण इकाई नहीं है। ठीक है, गण से पहले तो क्या आ गए? गण से पहले तो जन आ गए, और जन से पहले किसकी बात करते हैं? कुल की। तो यहाँ पर इकाई तो जन भी नहीं हो सकता, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? जन। राइट ऑप्शन क्या होगा? जन। तो आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? जन थी। मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को देखकर लाइक करना नहीं भूलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे अपन बात कर रहे हो कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला। क्या, देखो भाई साहब, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में ये पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म में क्या, बौद्ध धर्म में जो है प्रथम महिला ऐसी कौन सी थी जो भिक्षुणी बनी थी? क्या बनी थी? भिक्षुणी बनी थी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान देखो, यहाँ पर है महाप्रजापति गौतमी, सुजाता, संघमित्रा, घमानंद भिक्षुणी। क्या, घमानंद भिक्षुणी। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे होंगे प्रजापति गौतमी की। किसकी बात कर रहे होंगे? प्रजापति गौतमी की। तो देखो, गौतम बुद्ध का एक शिष्य था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध का क्या था? एक शिष्य था। ठीक है, या गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य की जब अपन बात करते हैं, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य, और गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। क्या था? आनंद। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। ठीक है, आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर जो है, ठीक है, आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने, ठीक है, बुद्ध ने, ठीक है, गौतम बुद्ध ने, इसके कहने पर गौतम बुद्ध ने जो है संघों में, किसमें? संघों में महिलाओं को प्रवेश दिया। संघों में महिलाओं को क्या दिया? प्रवेश दिया। ठीक है, महिलाओं को वैशाली में, कहां पर दिया भाई? वैशाली में प्रवेश दिया। और जब अपन बात करते हैं वैशाली की, तो वैशाली कहां पर है? बिहार में। वैशाली कहां पर है? वर्तमान बिहार में। हमने वैशाली के बारे में पहले भी एक क्वेश्चन में बात कर चुके थे। महावीर स्वामी का जन्म जो है, ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हो रहा है? वैशाली में। ठीक है, आगे ध्यान देना। और वो पहली शिष्या कौन सी थी? महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट राइट आंसर क्या हो जाता है? महाप्रजापति गौतमी। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं सुजाता। तो देखो, इतिहास में जो है सुजाता, सुजाता ने क्या किया था? महात्मा बुद्ध को, किसको? महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति से पूर्व क्या करा था? खीर खिलाया था। इस संदर्भ में सुजाता का नाम आता है। खीर क्या किया था? खिलाया था। ठीक है, तो देखो
ऐसे करना चाहिए, खीर खिलाते रहना चाहिए, तो इतिहास में कहीं ना कहीं क्या हो जाओगे, अमर हो जाओगे। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे संघमित्रा की। किसकी बात कर रहे होंगे, संघमित्रा की बात कर रहे होंगे, संघमित्रा। ठीक है, जब हम बात करते हैं सम्राट अशोक की, किसकी बात करते हैं, सम्राट अशोक की, तो सम्राट अशोक सम्राट अशोक की पुत्री का नाम क्या था, संघमित्रा। यानी कि संघमित्रा कौन थी, सम्राट अशोक की पुत्री थी। संघमित्रा कौन थी, सम्राट अशोक की पुत्री थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, संघमित्रा ने श्रीलंका में, कहां पर, श्रीलंका में बौद्ध वृक्ष की स्थापना की थी। यानी कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो याद रखना, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था, संघमित्रा ने। और संघमित्रा कौन थी, ये सम्राट अशोक की पुत्री थी। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। कहां पर किया था, श्रीलंका में। किसने किया था, संघमित्रा ने। और संघमित्रा कौन थी, सम्राट अशोक की पुत्री थी। तो प्रथम महिला कौन थी, प्रथम महिला थी प्रजापत्या गौतमी। उसके बाद में आगे ध्यान देना, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का क्या किया था, आवंटन किया था। पहली बार सीटों का क्या किया था, आवंटन किया था। जब अपन बात करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1833, नेक्स्ट ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो यहां पर देखो दो अधिनियम आ रहे हैं परिषदों से संबंधित। किससे संबंधित आ रहे हैं, परिषदों से संबंधित। और क्वेश्चन भी किससे संबंधित, क्वेश्चन भी किससे संबंधित आ रहा है, परिषदों से संबंधित। किससे संबंधित आ रहा है, परिषदों से संबंधित। इसका मतलब यहां से एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है, एमटीएस में जो क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ठीक है, इसका सिर्फ स्पष्ट आंसर है। इसका मतलब है कि परिषदों से संबंधित, तो ऑप्शन ए भी कट गया और ऑप्शन सी भी कट गया। अब अपन बात कर रहे होंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, तो 1861 की जब अपन बात करते हैं, तो 1861 में तो कुछ बहुत बहुत बेहतरीन प्रयास नहीं किए गए थे। यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहले भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, कौन, गवर्नर जनरल को, ठीक है, गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया था, भारत का गवर्नर जनरल। क्या बनाया गया था, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल। और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, ठीक है, पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, ऑफ इंडिया कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, याद रखने वाला है, याद रखने वाला डेटा है मेरे प्यारे बच्चे, कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद में आप इसमें याद रख सकते हो, जब हम भारत परिषद अधिनियम की बात करते हैं और जब 1915 वाले की एक्ट की बात करते हैं, तो ये बहुत इजी है। इसमें एक पॉइंट लिख लेना कि ये एक तरह से ये क्या था, समेकित अधिनियम था। क्या था, समेकित अधिनियम था। अब समेकित अधिनियम का मतलब क्या था, कि जैसे 1858 का जो अधिनियम था, ठीक है, 1833 का था, 1861 का था, इन सबको मिला दिया गया था, कंसोलिडेटेड कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, कंसोलिडेटेड कर दिया गया था। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समेकित अधिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, समेकित अधिनियम। उसके बाद में हम बात करते हैं 1861। क्या, 1861। ठीक है, 1861 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1892 की जब बात करते हैं, तो इसमें जो है केंद्रीय विधान परिषदों, क्या, केंद्रीय केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय या प्रांतीय विधान परिषदों, केंद्रीय या विधान प्रांतीय विधान परिषदों, केंद्रीय या प्रांतीय विधान परिषदों में, ठीक है, केंद्रीय क्या है, केंद्रीय या प्रांतीय विधान परिषदों में, ठीक है,
भारतीय सदस्यों को नामांकित किया गया, भारतीय सदस्यों को या प्रतिनिधियों को क्या किया गया, नामांकित किया गया, नॉमिनेशन किया गया, नामांकित किया गया। और ऐसा पहली बार हो रहा है, इसका मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे। क्या हो रहा है, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष चुनाव किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव किए जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रतिनिधियों को विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन, पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम। क्या, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से, मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, मद्रास निर्वाचन क्षेत्र की बात की जा रही है। और मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का कौन सदस्य बना था। ऑप्शन ए है हंसा जीवराम मेहता, ऑप्शन बी है कमला चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल। ठीक है, हम इसमें बात कर रहे होंगे, हम इसमें बात कर रहे होंगे, मेरी बात ध्यान समझना। ये वाला जो है ये कौन सा स्टेट है, केरला, और ये वाला कौन सा है, तमिलनाडु। और यहाँ पर जो है क्या है, चेन्नई। यहाँ पर वर्तमान में क्या है, चेन्नई है मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है, चेन्नई है। क्या है, चेन्नई। ठीक है, और इस चेन्नई का जो है प्राचीन नाम क्या, इस चेन्नई का प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन नाम, चेन्नई का प्राचीन नाम क्या था, मद्रास। मेरे प्यारे बच्चे, चेन्नई का प्राचीन नाम क्या था, मद्रास था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चेन्नई का प्राचीन नाम क्या था, मद्रास। क्या था, मद्रास था। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र थे, तो यही तो क्वेश्चन है कि मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का सदस्य कौन बने थी, संविधान सभा का सदस्य बने थी अम्मू स्वामीनाथन। कौन बने थे, अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, अम्मू स्वामीनाथन बने थे। तो ये देखो, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, ठीक है, कमला चौधरी और बेगम एजाज रसूल, ये सारी की सारी संविधान सभा की क्या थी, महिला सदस्य थी। कौन सदस्य थी, ये सभी महिला सदस्य किसकी थी, संविधान सभा की महिला सदस्यों के रूप में थी। ठीक है, और मद्रास से निर्वाचित होकर कौन आए थे, मद्रास से निर्वाचित होकर आए थे अम्मू स्वामीनाथन। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे बेगम एजाज रसूल। क्या, बेगम एजाज रसूल, इनके लिए आपको याद इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि यह पहली, क्या, ये पहली मुस्लिम महिला थी, संविधान सभा में निर्वाचित होने वाली पहली मुस्लिम महिला। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में, ठीक है, निर्वाचित होने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन सी थी, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। ठीक है, पहली मुस्लिम महिला, ठीक है, पहली मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है, कौन सा स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यू समझकर चलना कि ये पीवाईक्यूज ऑफ दो, पीवाईक्यूज ऑफ द डे है। ये क्वेश्चन क्या है, इसको तो छाप लो भाई, इसके तो नोट्स बना लो। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा संवैधानिक निकाय है, यानी कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है और कौन सी जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चन पुटअप किया ही जाता है। तो आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपन बात कर रहे होंगे राज्य लोक सेवा आयोग, और एक है यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, जब राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहे होंगे, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, स्टेट, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और एक अपन बात कर रहे होंगे यूपीएससी की, किसकी बात कर रहे होंगे, यूपीएससी की। मेरे प्यारे बच्चे, आगे यहां पर ध्यान देना, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। संविधान का अनुच्छेद, संविधान का भाग, संविधान के भाग 14, संविधान का भाग 14, आर्टिकल, अनुच्छेद, जब हम संविधान के भाग 14 की बात करते हैं, भाग 14 की बात करते हैं, तो इसमें अनुच्छेद जो है वो 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक है।
अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक है। मैं क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्योंकि अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक जो है वो किस किस की स्थापना और किसके गठन की बात की गई है। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की जब गठन की बात करते हैं, स्थापना की बात करते हैं, तो वो कौन से अनुच्छेदों में की गई है? वो की गई है अनुच्छेद 315। तो यहाँ पर देखिए, हम जब बात करते हैं आर्टिकल, ठीक है, जब आर्टिकल 315 की अपन बात करते हैं, अनुच्छेद 315 की बात करते हैं, तो इसमें जो है स्थापना की बात की गई है, गठन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? स्थापना की बात की गई है। उसके बाद में जब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 316, किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 318, ठीक है। और उसके बाद में अपन किसकी बात कर रहे होंगे? अनुच्छेद 319। उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे अनुच्छेद 320, ठीक है। उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे अनुच्छेद 321। उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे अनुच्छेद 322। किसकी बात कर रहे होंगे? अनुच्छेद 322। और यहाँ पर अपन बात कर रहे होंगे अनुच्छेद 323 की। किसकी बात कर रहे होंगे? अनुच्छेद 323 की। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इतने सारे अनुच्छेद याद करने पड़ेंगे क्या? क्या इतने सारे अनुच्छेद याद करने पड़ेंगे क्या? तो मेरी बात ध्यान समझना, जब आप किसी चीज की स्थापना करते हो, क्या करते हो? स्थापना करते हो, ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमारे को नियुक्ति भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नियुक्त करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की, ठीक है, अध्यक्ष की नियुक्ति की बात की जा रही है। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है इनका? इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और उम्र, अधिकतम आयु आयु कितनी होती है? ठीक है, 65 वर्ष। कितना होता है? 65 वर्ष की बात करते हैं। और नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। मेरे प्यारे बच्चे, ये याद रखना कि इनको नियुक्त कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। उसके बाद में अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 317 में इनको हटाने का प्रावधान किया गया है। पद मुक्ति की बात की गई है। और हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या अपने मन की मर्जी के हिसाब से हटा सकता है क्या? नहीं बेटा, राष्ट्रपति अपने मन के हिसाब से नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति को जो है सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टों के हिसाब से, ठीक है, क्या मानना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्टों को आधार बनाना पड़ेगा। उसके बाद में राष्ट्रपति जो हटा सकता है, राष्ट्रपति उसके बाद में क्या कर सकता है? हटा सकता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं। अब एक बात बताओ, आपने क्या किया? स्थापना किया, स्थापना करके नियुक्त किया, नियुक्त करके क्या किया आपने? हटा दिया। नियुक्त करके क्या कर दिया आपने? हटा भी दिया। ठीक है, ये हमने लगभग काम क्या कर दिया? इनका खत्म कर दिया 19 में। क्या? ठीक है, जब हम 18 की बात करते हैं तो इसमें नियम होते हैं। ठीक है, यानी कि इनके लिए संसद क्या बना सकती है? कुछ नियम बना सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या बना सकती है? नियम बना सकती है। ठीक है, यानी कि यूपीएससी के लिए क्या? यूपीएससी के लिए और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए क्या बनाया जा सकता है? नियम बनाया जा सकता है, यानी कि नियमों का प्रावधान किया जा सकता है। और उसके बाद में देखो अनुच्छेद 319, क्या? अनुच्छेद 319। तो अनुच्छेद 319 की बात करते हैं, तो इसमें क्या है? कुछ कार्यों की बात कर रहे होंगे अपन। किसकी बात कर रहे होंगे? कार्यों की बात कर रहे होंगे 19, ठीक है, किसकी बात कर रहे होंगे? और उसके बाद में जो है, यहां पर आप देखो 21 में जो है अतिरिक्त कार्य, यानी कि अन्य कार्य, क्या? अन्य कार्यों की बात की गई है। किसकी बात की गई है? अन्य कार्यों की बात की गई है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं किसकी? 23 की, तो इसमें क्या करता है? रिपोर्ट। इसमें किसकी बात की गई है? रिपोर्टों की बात की गई है। और अनुच्छेद इसमें क्या किया गया है? खर्चे। क्या? खर्चों। खर्चों का वहन जो है वो किसके माध्यम से किया गया है? उसका भी उल्लेख किसमें है? संविधान में। किसमें उल्लेख है? संविधान में। तो इसमें मेन मेन जो पॉइंट है वो ये आप याद रखना। अनुच्छेद 315, क्या? अनुच्छेद 315 में स्थापना की गई है। अनुच्छेद 316 में नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है? नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। उसके बाद में यदि अपन बात करें अनुच्छेद 316, क्या? अनुच्छेद 316 नियुक्ति। और 317 में क्या आ जाता है? खतरा आ जाता है। 17 में क्या आ जाता है? खतरा आ जाता है और हटा दिया जाता है। क्या हटा दिया जाता है? ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है यदि कोई सक्षम पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो 19, जैसे 18 की जब बात करें तो 18, ठीक है, 18 में, ठीक है, कुछ नियम, जीवन में भी जब 18 वर्ष के हम हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ नियमों का वहन हमारे को करना पड़ता है। कुछ नियमों का वहन हमारे को करना पड़ता है। ठीक है,
कुछ नियमों का हमारे को क्या करना पड़ता है, वहन करना पड़ता है। उसके बाद में अनुच्छेद 319, क्या अनुच्छेद 319, 320 कार्य, अनुच्छेद 320 कार्य से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 321 में अन्य कार्य, ठीक है। उसके बाद में कुछ अन्य कार्यों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 322 में खर्चों को वहन करने की बात की गई है। अनुच्छेद 323 में रिपोर्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है, ये अनुच्छेद 323, ये अनुच्छेद 323 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति, यूपीएससी, यूपीएससी जो है राष्ट्रपति को रिपोर्ट देती है। किसको रिपोर्ट देती है, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देती है। और राष्ट्रपति रिपोर्ट किसको देता है, ये संसद को देता है। किसको देता है मेरे प्यारे बच्चे, संसद को रिपोर्ट देता है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, अब अनुच्छेद 300 जब इसमें है कुछ कार्य करने से रोकना, किसकी बात की जाए, कुछ कार्य करने से जो है उसको क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। मान लो यूपीएससी का अध्यक्ष या कोई सदस्य है, वो जो है वो क्या किया जाता है, ठीक है, वो रिटायरमेंट के बाद में, क्या जब रिटायर्ड हो जाता है उसके बाद में यदि कोई पद ग्रहण करता है तो अनुच्छेद 319 के तहत उसे क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। क्या किया जा सकता है, रोका किया जा सकता है। अब मेरे प्यारे बच्चे टेंशन हो रही होगी कि याद कैसे होगा, क्या याद कैसे होगा, तो सिंपल सा समझने की कोशिश करना। देखो, आपको ये चीज तो याद करनी ही पड़ेगी, ये चीज तो आपको कहीं ना कहीं याद करनी ही पड़ेगी। क्या क्या याद करोगे मेरे प्यारे बच्चे, आपको ये याद करना पड़ेगा कि भाग 14 में, क्या भाग 14 में जो है, ठीक है, किसका प्रावधान किया गया है, भाग 14 में अनुच्छेद 315 से भाग 14 में यूपीएससी आरपीएससी की बात की गई है, ठीक है। आरपीएससी नहीं भाई, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है, ठीक है। अनुच्छेद कितना है, 315 से लेकर 323, 315 से लेकर 323। और जब 315 से लेकर 323 में क्या किया, सबसे पहले स्थापना होगी, क्या होगी, स्थापना होगी। स्थापना के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नियुक्ति करना पड़ेगा, ठीक है। नियुक्ति कौन से में है, 16 में, नियुक्ति कौन सा में है, 16 में। और 17 में क्या जाता है, खतरा हटा दिया जाता है, क्या किया कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उसके बाद में 18, जैसे ही कोई 18 साल का होता है तो जीवन में कुछ नियम आ जाते हैं, विवाह के नियम, किसके नियम, विवाह के नियम, ठीक है। फिर विवाह के नियम, फिर क्या किया जाता है, 19वीं साल होते होते इसको रोक दिया जाता है। रोका, रोका करने का मतलब क्या होता है, एंगेजमेंट करना, ठीक है। यानी कि 318, 18 से याद रखना कि 18 साल में क्या क्या हो जाता है, नियम थोप दिए जाते हैं मैरिज के, किसके, मैरिज के, शादी के नियम। और 19 में जो है क्या, 19 में जो है क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। 20 में जो है कार्य यानी कि शादी हो जाती है। और 21 में जो है कुछ अतिरिक्त कार्य यानी कि बच्चे हो जाते हैं, यानी कि अन्य कार्य लगना। और 22 तक, ठीक है, 21 में जब शादी होगी तो 22 तक जो है बच्चा हो जाएगा। और 322 में, ठीक है, कुछ खर्चे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, खर्चे हो जाएंगे। और फिर खर्चों की क्या देना पड़ेगा आपको, रिपोर्ट देनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चे, क्या देना पड़ेगा, रिपोर्ट देनी पड़ेगी। 23 साल तक होते होते रिपोर्ट देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आगे देखना नेक्स्ट। उसके बाद में देखो, निर्वाचन आयोग की जब अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग जो है, ठीक है, जब हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 324 में, किसमें, अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। और निर्वाचन का आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कंडक्ट करवाना। नीति आयोग जो है, ठीक है, नीति आयोग पहले नाम इसका क्या था, योजना आयोग नाम था, क्या नाम था, योजना आयोग इसका नाम था। और 2015 में, क्या 2015 में इसका नाम चेंज करके, 2015 में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग। और नीति आयोग में किसी अनुच्छेद में नहीं है, जबकि ऐसे बॉडी बनाई हुई है, इसलिए जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाता है नीति आयोग, क्या हो जाता है, नीति आयोग हो जाता है। इसके अलावा आप एक याद रख सकते हो, वित्त आयोग। वित्त आयोग भी जो है वो क्या है, संवैधानिक बॉडी है, क्या है, संवैधानिक बॉडी है। इसका प्रावधान जो है वो किस में किया गया है, ठीक है, 80 में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 380। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा, किसकी बात की जा रही है, समवर्ती सूची की अवधारणा की बात की जा रही है, कौन कोरेंट लिस्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कहाँ से ली गई है, ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में आयरलैंड, उसके बाद में ऑप्शन है डेनमार्क, नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, जर्मनी। तो ऑस्ट्रेलिया की बात की जा रही है, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246। इसके अलावा आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल, प्रस्तावना, क्या जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना की भाषा,
प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। जबकि यदि क्वेश्चन आ जाता है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना सामान्यतः कहाँ से ली गई है? यूएसए से। दोनों में फर्क है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? यूएसए से। यानी कि भारतीय प्रस्तावना, भारतीय संविधान में लिया गया जो प्रस्तावना है या उद्देश्य का है, वो किससे प्रेरित है? यूएसए से प्रेरित है। परंतु उसकी भाषा किससे प्रेरित है? वो है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे आयरलैंड की। किसकी बात कर रहे होंगे? आयरलैंड की। तो डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। डेनमार्क से डायरेक्टली कोई प्रोविजन नहीं लिया गया। उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे किसकी? जर्मनी की। किसकी बात कर रहे होंगे? जर्मनी की। जब अपन बात करते हैं तो जर्मनी, जर्मनी से भारतीय संविधान में क्या लिए गए? आपात उपबंध। क्या? आपातकालीन, आपातकालीन उपबंध, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। इसके अलावा जर्मनी से जो है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है, क्या निलंबन किया जाता है, वो भी कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। इसके अलावा आप एक याद रखना कि संसदीय शासन व्यवस्था, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था जो है, ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो आप याद रखना ब्रिटेन से। कहाँ से? याद रखना कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। क्या? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो कहाँ का है? यूएसए का। कहाँ का है मेरे बच्चे? यूएसए का। क्वेश्चन क्या था? समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? ए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 का प्रावधान करता है, यानी कि भारतीय संविधान का भाग 4 जो है वो किसका प्रावधान करता है? तो इसके लिए हमारे को जो है सबसे पहले क्या किसकी बात करनी पड़ेगी? हमारे को संविधान के भाग समझने पड़ेंगे। तो संविधान का भाग 1, क्या? संविधान का भाग 1 आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल कितने से लेकर कितने तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें किसका प्रावधान किया गया है? भाग 1 में प्रावधान किसका किया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद में आप देखिए, उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे संविधान के भाग 2 की। संविधान का भाग 2। तो संविधान का भाग 2 का संबंध किससे है? नागरिकता से। किससे है? संविधान के भाग 2 का संबंध है नागरिकता से, यानी कि सिटीजनशिप से। और सिटीजनशिप का जो अब अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद आर्टिकल 5 से लेकर अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 12। उसके बाद में अपन बात करते हैं, उसके बाद में अपन बात करते हैं संविधान के भाग 3 की। संविधान के भाग 3 की। तो संविधान का भाग 3 का संबंध किससे है? मूल अधिकारों से। मेरे प्यारे बच्चे, भाग 3 का संबंध किससे है? मूल अधिकारों से है। किससे है? मूल अधिकारों से है। इसमें अपन बात कर रहे होंगे आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक। मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी, शानदार लग रही होगी, और आप भी मेरे साथ साथ जो है नोट्स बनाते चलते होंगे, क्योंकि बिना नोट्स, ठीक है, ये कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या रहेंगे? याद रहेंगे। उसके बाद में अपन बात कर रहे होंगे संविधान के भाग 4 की। किसकी बात कर रहे होंगे? संविधान का भाग 4। संविधान का भाग 4 की बात करते हैं तो संविधान के भाग 4 का संबंध किससे है? नीति निर्देशक तत्वों से। किससे है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। किसके? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। डीपीएसपी। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में संविधान के भाग 4 में क्या? संविधान के भाग 4 में जो है क्या जोड़ दिया गया? संविधान के भाग 4 में यानी कि एक और जोड़ा गया, भाग 4 ए। संविधान के भाग 4 में भाग 4 ए जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 42वीं, क्या ये जोड़ा गया 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और भाग 4 ए में क्या जोड़ा गया? फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दी गई, मौलिक कर्तव्य। क्या? मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। और मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं? मौलिक कर्तव्य जो है वो कितने हैं? 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे? 11 है। उसके बाद में संविधान का भाग 5, उसके बाद में संविधान का भाग 5, क्या
संविधान का भाग 5 का संबंध किससे है? ठीक है, संघ से। किससे है? संघ से है। ठीक है, तो संविधान के भाग 5 का संबंध किससे है? संघ से है। इसका अनुच्छेद कितने से कितने याद रखोगे? ये जो है आर्टिकल, क्या ये आर्टिकल जो है, हमने अभी किसकी बात किया था? हमने जब नीति निर्देशक तत्व आते हैं तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51, अनुच्छेद 36 से लेकर 51। और संघ की बात करते हैं तो ये क्या है? अब उसके बाद में हम बात किए थे कि इसके भाग 4 ए जोड़ा गया, तो भाग 4 में इसमें क्या है? 51 ए। क्या है? 51 ए में जो है, ठीक है, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 51 ए, इसमें जो है किसकी बात की गई है? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसके बाद में अपन बात करते हैं भाग 5 की। कब की बात करते हैं? भाग 5 की। और भाग 5 में क्या है? संघ। इसमें जो है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? भारतीय संविधान का भाग 4 में प्रावधान किया गया है। तो ध्यान देना, जब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य किस में है? भाग 4 ए में है। जब हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की, तो ये किस में है? भाग 4 में है। जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, ये किस में है? भाग 3 में है। जब बात करते हैं इसकी, किसकी? संघ की कार्यकारी की बात करते हैं, तो ये भाग 5 में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाता है? नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323। अभी अभी हमने बात किया था कि देखो, जब हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों की, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट और कार्यों के विस्तार यानी कि अतिरिक्त कार्य, अतिरिक्त कार्य और आयोग के खर्चों की बात करते हैं, तो ध्यान देना, जो अनुच्छेद 323, क्या अनुच्छेद 323 का संबंध जो है वो किससे है? संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। और रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो है, ठीक है, ये किसको देता है? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसके पास जाती है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कहां पर पेश करता है इसको? राष्ट्रपति पेश करता है संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट को। कहां पर? संसद में, पार्लियामेंट में पेश करता है। मेरे प्यारे बच्चे, कहां पर पेश करता है? पार्लियामेंट में पेश करता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर रहे होंगे लोक सेवा आयोग के कार्य। तो एक बात बताइए, कार्य कब आते हैं? देखो, मैंने एक आपको एक अच्छी शानदार ट्रिक बताया था। मैंने ये कहा था कि जैसे 18 साल का कोई होगा तो उसको वैवाहिक जीवन के नियम सुनने, उनका नियमों का पालन करना पड़ेगा। और 19 यानी कि 319 की जब बात करते हैं, किसकी? अनुच्छेद 319 की बात करते हैं, तो यहाँ पर की रोक, ठीक है, क्या करना पड़ेगा? रोका करना पड़ेगा, यानी कि अपनी भाषा में एंगेजमेंट करना पड़ेगा। या तो एंगेजमेंट बोल दो या फिर रोका की बात कर दो। किसकी बात कर दो? रोका की बात कर दो, यानी कुछ रोक लगाई जाएगी। फिर उसके बाद में 320 में जो है कुछ अतिरिक्त कार्य है। तो ये जो है, हम लोक सेवा आयोग के जो कार्यों की बात होगी वो किस में होगी? अनुच्छेद 320 में होगी। और 321 में, ठीक है, 300 कार्यों के विस्तार करने की बात होगी 321। और खर्चों की बात होगी वो कब होगी? अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 322 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन ये पूछ रहा था, आर्टिकल 223 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डील्स विथ, तो किसके साथ डील करता है ये डील करता है रिपोर्टों के साथ। ठीक है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों की बात करता है। आगे ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान, भूटान, चाइना और म्यांमार। इसमें सबसे पहले अपन बात समझ रहे होंगे, भारत के मैप की बात कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से ये किसका पार्ट है? लद्दाख का। किसका पार्ट है ये? लद्दाख का पार्ट है। ठीक है, लद्दाख की यदि बात करें, यहाँ से लेकर कहाँ तक? गुजरात तक। कहाँ तक मेरे प्यारे बच्चे? गुजरात तक। तो ये वाला पार्ट कौन सा है? लद्दाख का। किसका है? लद्दाख का ये वाला पार्ट आता है। ठीक है, लद्दाख। और ये वाला पार्ट किसका आता है? कश्मीर का। किसका आता है? कश्मीर का। और दोनों ही क्या है? दोनों ही यूटीज है, यूनियन टेरिटरी। दोनों ही क्या है? यूटीज है, यूनियन टेरिटरी। उसके बाद में जो है ये कौन सा पार्ट आ जाता है? पंजाब का पार्ट आ जाता है। किसका पार्ट आ जाता है? पंजाब का पार्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये पार्ट किसका आ जाता है? ये आ जाता है राजस्थान का। किसका आ जाता है? राजस्थान का। और ये वाला पार्ट जो है ये किसका आ जाता है? गुजरात का। किसका आ जाता है? गुजरात का आ जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा 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 करता है? तो ये कंप्लीट जो है ये कौन सा देश है? ये है पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो है, क्या
पाकिस्तान जो है लगभग लगभग जो है, ठीक है, पाकिस्तान जो है लगभग 3,323 किलोमीटर सीमा साझा करता है कितने देशों के साथ में, ठीक है, सॉरी कितने राज्य, इसमें आ गए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तीन तो आ गए स्टेट, ठीक है, स्टेट कितने हैं, तीन स्टेट है, स्टेट कितने हैं, तीन है, और यूनियन टेरिटरीज कितनी है, दो, ठीक है, दो क्या है, यूटीज है, एक तो कौन सी है, लद्दाख, और एक कौन सी है, कश्मीर, लद्दाख और कश्मीर। और यदि स्टेट की बात करें, तीन स्टेट की बात करें, तो पहला स्टेट कौन सा है, पंजाब, पंजाब के बाद में कौन सा है, राजस्थान, ठीक है, उसके बाद में कौन सा आएगा, पंजाब राजस्थान, उसके बाद में कौन सा आएगा, गुजरात, कौन सा आएगा, गुजरात, ठीक है, PRG। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, पाकिस्तान, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, पाकिस्तान। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से हिमालय की विशेषताओं में से कौन सा युग्म सही है। यहाँ पर हिमालय की विशेषता पूछी जा रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हिमालय स्पेशलिटी, ठीक है, इनकरेक्ट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, कुमायूं हिमालय, मेरे प्यारे बच्चे किसकी बात की जा रही है, कुमायूं हिमालय जो है वो सतलुज नदी और काली नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट दिया जा रहा है, नेपाल हिमालय जो है वो तिस्ता और दिहांग नदियों, ठीक है, के बीच में स्थित है, ठीक है, तो इस हिसाब से जो है, ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, ए क्या है, ए एक और दो दोनों सही है, न तो एक सही है न दोनों सही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, केवल एक सही है, केवल दो सही है, इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, एक और दो दोनों सही है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं, ये क्या बोल रहा है, इसको अपन ठीक डिटेल से थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर इंडस रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, इंडस रिवर फ्लो हो रही है, और ये इंडस रिवर का क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश से ये कौन सी नदी जा रही है, तिस्ता नदी, सॉरी सतलुज नदी, कौन सी, सतलुज, और ये कौन सी जा रही है, ये जा रही है इंडस, कौन सी है, इंडस, इसके पास में यहाँ से एक जा रही है काली रिवर, कौन सी रिवर है, काली रिवर है, और काली रिवर आगे जाकर जो है किस नाम से जानी जाती है, शारदा नदी, ठीक है, और शारदा नदी आगे जाकर जो है क्या बन जाती है, घाघरा, किस नाम से, घाघरा के नाम से जानी जाती है। तो इसके बीच में अपन बोलते हैं कुमायूं हिमालय, क्या बोलते हैं, कुमायूं हिमालय, और ये वाला पार्ट जो है ये किसका है, ये है पंजाब हिमालय का, किसका पार्ट है मेरे प्यारे बच्चे, ये है पंजाब हिमालय का पार्ट है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कुमायूं हिमालय, क्या कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ से सिक्किम से यहाँ से एक नदी आती है तिस्ता, कौन सी है, तिस्ता, तो काली नदी और तिस्ता के बीच में जो है ये कौन सा है, नेपाल हिमालय, मेरे प्यारे बच्चे कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय है। और जब हम तिस्ता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तिस्ता की बात करते हैं, तो इधर ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, दिहांग, किस नाम से जाना जाता है, दिहांग, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, दिहांग नदी। और उसके उसके बाद में आगे जाकर यानी कि असम का सदिया और पासीघाट के बाद में जब ये दिबांग से मिल जाता है, लोहित से मिल जाता है, यानी कि असम से हम ब्रह्मपुत्र नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, ब्रह्मपुत्र। तो इसका मतलब नेपाल हिमालय, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेपाल हिमालय तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच है, मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। जब हम बात करते हैं तिस्ता नदी और कौन सी, दिहांग, तो इनके बीच में जो है वो कौन सा हिमालय है, असम हिमालय, कौन सा है, असम हिमालय है, न कि नेपाल हिमालय। नेपाल जो है वो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच है, काली नदी और तिस्ता के बीच में है, इसका मतलब ऑप्शन ये गलत हो जाता है। तो राइट क्या होगा इसका, केवल एक, क्या होगा, केवल एक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है, क्या तमिलनाडु का कौन सा, ठीक है, सबसे ऊंचा शिखर है, मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन है नंदा देवी, दोदा बेटा, अनाईमुड़ी और महेंद्रगिरी, ठीक है, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट पीक, लगभग लगभग कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे नंदा देवी की, किसकी बात कर रहे होंगे, नंदा देवी की बात कर रहे होंगे, नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी कहाँ पर स्थित है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये स्थित है उत्तराखंड में, कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। और नंदा देवी क्यों इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी क्यों इंपॉर्टेंट है, कि भारत की, क्या, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, किसके बाद में,
कंचनजंगा के बाद में सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। आफ्टर कंचनजंगा, आफ्टर कंचनजंगा, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा के बाद में। किसके बाद में है? कंचनजंगा के बाद में है। तो ये चीज याद रखना। उसके बाद में हम बात कर रहे होंगे दोदा बेटा की। किसकी बात कर रहे होंगे? डोडा बेटा की। तो आइए समझ लेते हैं एक मैप के माध्यम से। मेरी बात ध्यान समझना मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पर जो है ये क्या है? ये है वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ। क्या है? वेस्टर्न घाट, ठीक है। उसके बाद में ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट कौन सा है? ईस्टर्न घाट। कौन सा है? ईस्टर्न घाट, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट। जब हम पूर्वी घाट और पश्चिम घाट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ये है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? नीलगिरी, ठीक है। यहाँ पर क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि इनकी हाईएस्ट जो चोटी होगी वो कौन सी है? दोदा बेटा। कौन सी है? दोदा बेटा, ठीक है। दोडा बेटा। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु, ठीक है। तो अपन बात करें कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर, तो वो कौन सा है? दोदा बेटा। कौन सा है? दोदा बेटा। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं अनाईमुड़ी की। किसकी बात कर लेते हैं? अनाईमुड़ी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अनाईमुड़ी जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है यदि वेस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पर एक पर्वत आती है अनाईमली, ठीक है। अन्नामलाई। यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणी है? अन्नामलाई। कौन सी पर्वत श्रेणी है मेरे प्यारे बच्चे? अन्नामलाई है, ठीक है। और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी, इसकी सर्वोच्च सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी है, ठीक है। यानी कि अन्नामलाई कहाँ पर पड़ती है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। और यदि अपन बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो भी कौन सी आएगी? वो भी आएगी अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की क्या? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी आएगी? अनाईमुड़ी। उसके बाद में यदि अपन बात करें महेंद्रगिरी की, तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियां कहां पर है? उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? देखो चंडीगढ़ जो है, ठीक है, चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब की ज्वाइंट राजधानी है, तो ये हो नहीं सकता। लक्षद्वीप जो है वो क्या है? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में, ठीक है। लक्षद्वीप कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे? अरब सागर में, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ पर है? अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो कहाँ पर है? ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर म्यांमार के नीचे से बात करते हैं तो ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या है? बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। तो भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो राइट राइट क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। मेरे प्यारे बच्चे, सेट 5 अपन मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ में। सेट 6 के साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करना मत भूलिए। और मेरे प्यारे बच्चे, ये पीवाईक्यूज और एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए जो है इनको नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।